तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ आपको। बायो का चैप्टर है, क्लास ट्वेल्थ का ये चैप्टर है और नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आपको कम से कम टाइम में ये पूरा चैप्टर मैं रिवाइज़ करवा दूंगा और इसको आप 30 मिनट्स में रिवाइज़ करने के बाद तकरीबन अगर आप इसको 2 से 3 बारी देखते हो तो ये आपके टिप्स पे आ जाएगा पूरा चैप्टर, जिससे क्या होगा, आपको नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। कहाँ से सवाल बन सकता है मैंने पहले से ही मार्क किया है, बस आपको उसको देखना है और सुनना है। जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनना है और बाद में रिवाइज करना है। जैसे इधर नाम लिखा हुआ है साइंटिस्ट का, पंचानन माहेश्वरी। इन्होंने क्या काम किया था? तो इन्होंने काम किया था एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, तो इसके लिए ये फेमस हुए थे। फिर बाद में इनके जो काम का था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, इसके लिए भी इनका पूरे वर्ल्ड वाइड नाम हुआ। ठीक है ना, तो ये बात याद करना है आपको और ये पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, क्या है कि एम्ब्रियोलॉजिकल के बारे में किसने बताया था? पंचानन माहेश्वरी ने। अब यहाँ से कोई खास सवाल नहीं बनेगा, फिर आगे हम चलते हैं। इस पैराग्राफ पे भी देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क की हैं, पहले आप वो मार्क कर लेना पॉज करके वीडियो को, फिर आगे मैं समझा देता हूँ क्या लिखा है। तो जैसे लिखा है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान का सीधा सा मतलब होता है, अगर आप कोई लाइफ स्टार्ट करते हो तो उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं, उसके लाइफ स्पान को बोला जाता है, यानी पैदा होने से लेके मरने तक का टाइम, तो इसको बोला गया है लाइफ स्पान। ठीक है, अगला है, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि लाइफ स्पान का लेना देना साइज से नहीं होता है, यानी ये साइज से कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। साइज़ बड़ा है या छोटा है, इससे लाइफ बड़ी या छोटी होगी ये मैटर नहीं करता। क्योंकि एक एग्जांपल दिया है, पैरेट का दिया हुआ है 140 ईयर के करीब है, और क्रो जो है उसी के साइज़ का होता है लेकिन वो 15 साल जीता है। तो इन दोनों में देखो, अगर साइज़ का लेना देना होता है तो फिर दोनों की एज क्या होती है? बराबर। तो ये एज यहाँ पे बराबर नहीं है क्योंकि साइज़ से लेना देना नहीं होता है। अगला लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की है, यहाँ पे देख लेना कि वट एवर बी द लाइफ स्पान डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टिनिटी। मतलब आपकी कुछ भी लाइफ हो, लाइफ स्पान कुछ भी हो, लेकिन एक सच्चाई ये है कि लास्ट में आपको मरना ही मरना है, सिवाय इंडिविजुअल कौन से, यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल है और सब के सब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान कभी भी एक इन्फिनिटी तक नहीं हो सकती, मतलब इमोर्टल नहीं हो सकते वो, उनकी फिक्स लाइफ स्पान होगी 10 साल, 15 साल, 100 साल ऐसे। इस पैराग्राफ से आपको वो याद करने। अगला एक एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ डायग्राम है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेरा मानना है कि जो आपको नंबर्स नहीं दिए गए हैं उनके पूछने के चांसेस तो कम ही है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो लिखी गई है एनसीईआरटी में वो तो 100% आएंगे। तो इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। एलिफेंट, ठीक है, 60 से 70 कैसे याद रखोगे? ई देखो कुछ ऐसा लग रहा है 6 जैसा, तो अगर इसको आप सीधा करके लिख दो तो 6 आ जाता है, तो यहाँ से याद रहेगा 60 से 70 साल। ठीक है, अब देखो रोज हम बोलते हैं ना डेली मतलब होता है रोज का। अगर फूल मत देखो तो ऐसे रोज का मतलब हिंदी में क्या होता है? डेली कितने, एक वीक कितने दिन का होता है? यानी 7 दिन का, तो याद रहेगा 5 से 7 साल। अगला आता है डॉग से याद रहा डी से याद रहा 10 से 13 साल, डॉग की लाइफ स्पान आ जाएगी। बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपको अगर याद करना है तो अपने तरीके से करें, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आपको रिमाइंड हो जाएगा पेपर में। बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई क्या है? 1 से 2 हफ्ते जीती है, ये आपको डाटा याद ही रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, या यहाँ से याद रख सकते हो, बी से मतलब 22, तो 22 से याद रखा 1 से 2 हफ्ते। तो क्रो जीता है जो है 15 साल, ये वाले में डाटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है बनाना यानी कि 25 ईयर जीता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि बनाना यानी बी से याद रखना है कि 22 से मतलब कुछ 2 नंबर याद रखना है, और इसकी लाइफ स्पान कोई भी प्लांट होगा आपके नज़रों में समझ जाना 20 से 25 साल होती है, तो 25 साल यहाँ पे एवरेज इसकी लाइफ है। काऊ, तो काऊ की भी एग्जांपल याद रखना है कि 15 से 20 साल। पैरेट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा पैरेट 14 कुछ करके बोलने में आ रहा है, तो फिर 14 यानी 140 ईयर्स जीता है। ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया मतलब घड़ी का डायल मतलब होता है घड़ी में जो मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड्स को, तो वहाँ से हमें याद रहेगा 60 वर्ड से आया 60 ईयर। अब आता है हॉर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ से मैंने किया है 25 से 30 साल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान ही रखना है। और फ्रूट फ्लाई होती है 1 से 2 हफ्ते, 1 से 2 मंथ, हफ्ते नहीं, वीक में आपका आता है बटरफ्लाई और मंथ में आता है फ्रूट फ्लाई।
ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दिमाग से हटा देना। राइस प्लांट जो है 3 से 4 महीने जीता है, तो ये भी एक जानते हो कि फसल तैयार हो जाती है 3 से 4 मंथ में। टॉर्टॉइस जो है 140 ईयर्स 150 तक जीता है, 100 से लेके 150 तक। यहाँ पे एक डाटा दिया है जो आपको ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी में जो लाइन पहले से लिखी है वो तो अच्छे से याद होना चाहिए। बैनियन ट्री का दिया है 200 से 500 साल जीता है, और कुछ तो 2500 साल तक भी है डाटा, लेकिन एवरेज लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो ये है, ठीक है ना। 1500 साल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क की हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब की है कि ऑर्गेनिज्म को अपने प्रोड्यूस करना। 2 तरह से मोड होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन ने अपने बच्चे पैदा किए, फिर वो आगे पैदा करेगा, फिर उसके आगे, तो ये एक जनरेशन को मेंटेन करके रखते हैं। एक जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी। अगला लिखा है, फिर मैंने एक मार्क किया है कि ये रिप्रोडक्शन किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म, हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड, जो बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। एक ही पेरेंट्स है तो सेक्सुअल, अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो मतलब कि सेक्सुअल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ए सेक्सुअल में आ गया सिंगल पेरेंट और सेक्सुअल में आ गया 2 पेरेंट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। तो जो मैंने मार्क किया है, ए सेक्सुअल में क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं और एक दूसरे की कॉपी होती हैं पेरेंट्स की, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है। तो इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इधर एक और लाइन लिखी है कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर होते हैं या एक जैसे दिखते हैं। तो बडिंग देखने को मिलता है हमें ईस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है इधर, तो बडिंग हो रहा है, ठीक है। ये अनइक्वल डिवीजन होता है, इसीलिए इसका नाम बडिंग है, अदरवाइज इसको बाइनरी फिशन भी बोल सकते हो। अगला लिखा है बाइनरी फिशन। यहाँ पे साइड पे एक डायग्राम दी है अमीबा की। तो ये अमीबा की जो डायग्राम है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि भाई एक सेल था, उसने कंप्लीट एक दूसरे की तरह बना दिए सेल्स, तो इसको बोल दिया गया बाइनरी फिशन। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे अब बता रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये कह रहा है कि ए सेक्सुअल सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। बस एक बात याद रखनी है कि वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उस ऑर्गेनिज्म की, यानी कि सिंगल सेल होना चाहिए या फिर एकदम से बिल्कुल एक जैसा डिजाइन होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंट तरह के टिश्यू नहीं होना चाहिए, जैसे स्पंज वगैरह के अंदर देख सकते हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला पॉइंट है, इसमें मैंने मार्क किया है, प्रोटिस्टा इन प्रोटिस्टा मोनेरा द ऑर्गेनिजम्स आर द पेरेंट सेल डिवाइड्स करता है माइटोसिस इनटू द टू गिव राइज ए न्यू इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर इन्होंने डिवाइड करना है तो सेल डिवीजन करवाएंगे, एक जैसी कॉपी बना देंगे अपनी, तो ये हो गया ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को भी एक तरह से क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ही बोला जाता है। अगला देखो यहाँ पे डायग्राम दी हुई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल जो है आपका क्लैम्डोमोनास है, जू स्पोर्स की इसमें लाइनिंग दी है, ठीक है। जू स्पोर्स बनते हैं इसमें, जू स्पोर्स, और इसका एग्जांपल क्या है, क्लैम्डोमोनास। यहाँ पे देखो पेनिसिलियम, और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कॉनिडिया। और ये पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा में ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माउथ, और यहाँ क्या है, बर्ड। तो हाइड्रा जो है एनिमल की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रखना है कि एनिमल की कैटेगरी में आता है। जेम्यूल्स का फॉर्मेशन किस में होता है, यानी कि स्पंज के अंदर होता है, तो स्पंज के अंदर जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब के सब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बता रहे हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है जो अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैंने कुछ लाइन मार्क की है जो आपको समझा देता हूँ क्या है। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ज़्यादातर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है वो किससे डिवीजन करते हैं, बाइनरी फिशन से। बाइनरी का मतलब होता है 2 में डिवाइड हो जाना। वेयर ए सेल डिवाइड्स इनटू द 2 हाफ्स, और फिर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी, अमीबा यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है। ईस्ट के अंदर बात करें, द डिवीजन इज अनइक्वल होता है, तभी तो इसका नाम है बडिंग या बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, अनइक्वल डिवीजन। तो अभी हमने एक डायग्राम देखी थी ऊपर, ये वाली डायग्राम, जब आप देख सकते हो इस वाली डायग्राम में कि एक छोटा सा बड ऊपर बन रहा है, फिर उसके बाद एक बड़ा हिस्सा नीचे बन रहा है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर अगला जो लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन मार्क है एनसीईआरटी की कि अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा जो है अपने सीडोपोडिया को खींच लेता है, अंदर की तरफ प्रेस कर लेगा और एक राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी।
और फिर उसके ऊपर क्या करेगा, ये लेयर बनाएगा। कितनी लेयर बनाएगा भाई, 3 लेयर बनाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी की कितनी लाइन बनती हैं इसमें, कि 3 लाइन बनती हैं, 3 लेयर्स बनती हैं। 3 लेयर्स में ये पैक्ड हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर को जो कवर होके बनेगा दैट इज कॉल्ड सिस्ट। और इस प्रोसेस को जो बनाने में हुआ है इसका नाम हो जाता है इंसिस्टेशन। अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, दोबारा से यहाँ पर लिखा है कि व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, तो इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय द मल्टीपल फिशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल में तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि बोलेगा मल्टीपल फिशन से डिवाइड करते हैं या बाइनरी फिशन से। तो हमें याद रखना है अच्छे से कि क्या आता है मल्टीपल फिशन। कैसे याद करोगे, देखो एक बर्ड और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएं तो उससे हमें याद रहेगा बहुत सारे यानी मल्टीपल्स, तो इससे याद रहा भाई मल्टीपल फिशन होता है। तो ये मल्टीपल फिशन से अपने क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को हम नाम देते हैं सीडो, यहाँ पे लिखा है सीडो पोडियो स्पोर्स, या फिर इसका छोटे छोटे माइन्यूट्स अमीबा भी बोला जाता है। अब ये क्या होगा, फट जाएगा। फिर उसके बाद जब फट जाएगा तो ये लिबरेट करेगा चारों तरफ अपने स्पोर्स, मीडियम में जहाँ पे भी है, जहाँ पे ग्रो कराना चाहता है। तो फिर उससे बड़े सारे अमीबा डेवलप होते हैं, बनते हैं, और इसी का नाम होता है स्पोरुलेशन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे। कम से कम 3-4 बार आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो देख लें, रिमाइंड करके। फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब आता है प्लांट के बारे में। तो प्लांट में आपके सामने एक डायग्राम दी है ये पोटैटो का, यहाँ पे आइज़ दी हुई हैं। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ठीक है। तो जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स यानी कि इस पीस को अगर कट करके लगा दिया जाए ग्राउंड में तो एक नया पोटैटो का पेड़ बन जाता है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है, यहाँ पे नोट्स बन जाते हैं बड़े सारे। ये एडवेंशियस रूट्स बन के जनरेट होती हैं यहाँ से, और इनसे एक नया नया पेड़ बनता है। ये आपका क्या है, जिंजर है। ये आपका क्या है, पोटैटो है, ठीक है। अगेव का फॉर्मेशन होता है। अगेव जो है ये इसमें एक ये जैसे बड आ रहा है लहसुन प्याज इन सब में, तो इस चीज़ को बाहर निकाल के ग्राउंड में अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो ये पेड़ बन जाता है नया। तो बुलबिल ऑफ अगेव। लीफ जो आपकी दिख रही है यहाँ सामने ब्रायोफाइलम की, यहाँ के मार्जिन जो है ना, इसके कॉर्नर से एक नया पेड़ जनरेट होने लगता है हर बार, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट बताया हुआ है कि एक ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मदद करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे जो अंडरलाइन मार्क है, तो द मोस्ट कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर दैट आर यूजली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे कॉमन जो इसमें स्ट्रक्चर है, कहेंगे कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, तो वो याद रखना है आपको, जू स्पोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसमें लिखा है कि ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स को जनरेट करते हैं। अगला लिखा है, अगला इसके बाद जो मार्किंग है, अदर कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मान लो कॉनेडिया, अभी हमने पढ़ा पेंसिलियम में डायग्राम में, बर्ड्स, हाइड्रा, जेम्यूल्स, स्पंज, इनके अंदर। फिर अगला लाइन आता है यहाँ पे, वाइल इन एनिमल्स द अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म इज द टर्म ए सेक्सुअल इज यूज्ड। इसकी जगह कह रहे हैं कि ए सेक्सुअल की जगह पे हम वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर तो यूज़ करते हैं हम, एनिमल्स के अंदर यूज़ करते हैं ए सेक्सुअल, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सेम ही मतलब है, लेकिन प्लांट के अंदर हम वेजिटेटिव बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं यानी कि नए नए प्लांट्स को, उस स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। इसमें एग्जांपल में कौन कौन आता है, जैसे पहले है रनर, जैसे पहले है रनर, यहाँ पे हाइलाइटर ये कर लेता हूँ मैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ये एग्जांपल्स आपको एक लाइन याद होनी चाहिए अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से आते हैं। रनर आता है, राइजोम आता है, सकर और ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, ठीक है। और ये क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। अगली लाइन जो यहाँ पे मार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू, हाँ अगर एक बॉडी है जैसे एक फ्रेगमेंट है, अगर वो टूट जाता है बीच में से तो उसके फ्रेगमेंट नए नए पेड़ को बना लेंगे, यानी कि नया एक पूरा का पूरा प्लांट बॉडी या जो भी स्ट्रक्चर था पूरा डेवलप कर देंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी जैसे स्पाइरोगैरा, इधर तो आपको ये नहीं दिया, लेकिन फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल में यहाँ पे इन्होंने हाइड्रा भी लिखा है। तो इसका मतलब हाइड्रा दोनों तरह के रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, बडिंग वाला भी और एक आपका फ्रेगमेंटेशन वाला भी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला लिखा है यहाँ पे कि ये टेरर ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसेंथ। इसका इतना तेज़ ग्रो होता है और ये किसी काम नहीं आता। ये एक सिंपल सी बकवास वीड है जो आपके मतलब पानी को ख़राब करेगा, वहाँ पे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनको मार देगा। और कब ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग वाटर। और ये क्या कर देता है, पूरे ऑक्सीजन को खींच लेता है
पूरे ऑक्सीजन को खींच लेगा, जिसकी वजह से सारे के सारी मछलियाँ वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स डेथ हो जाती हैं, मर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया में दरअसल बाहर से आई थी। तो इंडिया में कैसे आई, इसके जो फूल थे ना वो बहुत अच्छे थे देखने में, और इसके जो लीफ थे ना उसके बनावट भी बड़ी अच्छी थी, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्लांट को अपने इंडिया में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी, इसीलिए इसका नाम हो गया था टेरर ऑफ बंगाल। आगे जो लाइन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मान लो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स, यानी बर्ड्स को आइज भी बोला जाता है। पूछा जाएगा आइज और बर्ड में क्या डिफरेंस है, भाई दोनों सेम ही चीज़ है। तो ये किस में देखने को मिलता है, पोटैटो ट्यूबर से, तो वहाँ से भी एक नया प्लांट बन जाता है। राइजोम्स के एग्जाम्पल में आपको याद रखना है बनाना और जिंजर। अगला हमने यहाँ पे मार्क किया है, यू विल नोटिस दैट द दे इनवेरिएबल अराइज फ्रॉम द नोड्स। ये याद रखना, अगर मान लो नोड से कोई रूट जनरेट होने लगे तो इसको बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स, और उनसे नए नए पेड़ बनते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया है जो नोड से डेवलप हो रहे हैं। तो पहला है कि कह रहे हैं नोड्स अगर मिट्टी में आकर टच कर जाए या पानी से टच हो जाए तो वहाँ से रूट्स जनरेट होती हैं, जिससे एक नया प्लांट बन जाता है, लिखा है एनसीईआरटी में। तो फिर अगला इसको क्या बोलते हैं, एडवेंशियस बड्स बोला जाता है। फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइलम। नोचेस से निकल रहे हैं, ये वर्ड याद रखना किसके लिए, लीव्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसका एग्जाम्पल आता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, क्या आता है, ब्रायोफाइलम। फिर उसके बाद द एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर। कह रहे ये जो क्वालिटी है ब्रायोफाइलम की कि पत्तों से पेड़ बनाना, ये सब चीज़ें, इसका यूज़ कौन करते हैं, गार्डनर्स और फार्मर, ताकि कमर्शियल प्रोडक्शन करके अपना बेनिफिट्स ले सकें। अगला लिखा है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ए सेक्सुअल मोड उन्हीं के अंदर देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल होगी। हम लोगों के अंदर नहीं, क्योंकि इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, या कोई ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी बहुत कम्प्लेक्स है, उनके अंदर नहीं हो सकता ये सेक्सुअल। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, अगला लाइन लिखा है, लाइक एल्गी फंजाई दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ ए रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एडवर्स कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है एल्गी और किसके, फंजाई का, तभी आता है जब ये कंडीशंस इनकी नॉर्मल होने लगती हैं। अदरवाइज ये ए सेक्सुअल करते हैं जब इनके खतरनाक कंडीशंस होती हैं। अगला यहाँ पे जो मार्क है कि ए सेक्सुअल यानी वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स कर सकते हैं, और ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होती है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सा पता है आपको, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो इसमें एक बात बताइए कि ये क्या होता है, इलेबोरेट, कम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में। अगला लिखा है कि स्टडी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, तो दे डिफर सो ग्रेटली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म आपको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं डिज़ाइन वगैरह में, लेकिन उनका एक ही पैटर्न है सबका सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन करने का, और ये बात यहाँ पे अच्छे से मेंशन की गई है। सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं सेक्सुअल में, लेकिन इनकी बनावट जो है अलग अलग होती है। ये बात भी एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। कह रहे हैं कि अब एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने एक सर्टेन एज पे पहुंचेगा जिसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, और जब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता एनिमल, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, और जब वो करने लगेगा तो उसके बाद आ जाता है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज। और प्लांट के अंदर यही वर्ड यूज किया जाता है वेजिटेटिव फेज, जब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्लांट के लिए वेजिटेटिव और जुवेनाइल एनिमल के लिए। अगला एक यहाँ पे आता है, प्लांट्स जो है एनुअल और बाइनियल टाइप के होते हैं, यानी एनुअल का मतलब जो साल में प्रोडक्शन करेंगे, और बाइनियल मतलब अपने ही एक साल में 2 बार प्रोडक्शन करेंगे। तो इनके अंदर क्लियर कट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल और बाइनियल जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेजेस होती हैं। मतलब कब इनके पास एडल्ट फेज आएगी, कब इनके पास एक वेजिटेटिव फेज आएगी, कब इनके पास जो है मैच्योर फेज आएगी, ये पूरा क्लियर कट मेंशन होता है। लेकिन पेरिनियल जो फेज होती, पेरिनियल स्पीसीज होती हैं जो प्लांट की, उनके अंदर ये बिल्कुल ही नहीं डिफाइन करा जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बाम्बू ट्री जो है पूरी लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है, और जनरली ये 50 से 100 साल का टाइम पीरियड होता है, और इस टाइम क्या करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और मर जाता है। फिर आगे एक और एग्जांपल दिया है, इंटरेस्टिंग है, स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना, जिसका नाम है नीला कुरंजी।
12 साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। ट्रिक से याद करा देता हूँ आपको, ये डेट याद रखनी है किस मंथ में ये फ्लावरिंग करते हैं। तो स्ट्रोबलेंथिस यानी एस से याद रहेगा आपको सितंबर महीना और अक्टूबर। एस से स्टार्ट करना भाई, सितंबर अक्टूबर। 2006 में फ्लावर आए थे। और कहाँ पे ग्रो करते हैं? केकेटी। केकेटी से याद रहा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। केकेटी ये याद रहेगा आपको, ठीक है। ये ट्रिक बता देता हूँ। 2006 में फ्लावर आया था, फिर 12 साल का मतलब हो गया 2018 में आएगा। अब कब आएंगे? फिर अगले आएंगे 2030 में। और इसके फूल कैसे होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। नीला कुरंजी से भी याद रहा, नीला हिंदी में वर्ड होता है ब्लू। अब हम आगे लाइन पढ़ते हैं। इन नॉन प्राइमेट्स वो होते हैं जो अपने चारों टांगों को यूज करके चलते हैं। मतलब जैसे कि उनके अलग अलग डिफाइन नहीं होंगे, हैंड क्या है वो सब चीज़ें, जैसे आपको काऊ, सिप, रैट्स। तो इनके अंदर एक साइकिल चलता है जो साइक्लिकल चेंजेस की वजह से डेवलप होते हैं। रिप्रोडक्टिव इनकी प्रोसेस होता है जिसका नाम है ऑस्टस साइकिल। और जो मंथली चलता है, जो ह्यूमंस या प्राइमेट्स या मंकी के अंदर बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल सा हम डिफाइन करने का एक ही तरीका पहचानेंगे, जो अपने चारों टांगों को यूज करके चल रहा है वो आ गया अपना ऑस्ट्रिच साइकिल। और जो भाई दो टांगों पे अपने चलेगा, जैसे मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, वो उसका हम बोल देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन और है जो मार्क करना है आपने एनसीईआरटी में, जो ऐसे मैंने मार्क किया है। मैनी मैमल्स स्पेशली दूज लिविंग इन ए नेचुरल या वाइल्ड कंडीशन में एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयर फोर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। वही सिंपल सी बात है, वाइल्ड कंडीशंस में है तो जैसा जैसा इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, और उसी की वजह से इनका नाम है सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट, पूरी लाइफ, पूरे साल अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। अगला लिखा है द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कंसिडर्ड एज द पैरामीटर्स। हाँ भाई, जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि उसका बुढ़ापा स्टार्ट हो गया है, उसके मरने का टाइम आ गया है, तो ओल्ड फेज एज बोल दिया जाता है उसका। देयर आर कंकोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी। कैसे पता चलता है कि वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हुई है? कैसे पता चलेगा भाई? उसकी मेटाबॉलिज्म की रेट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, और लास्ट फेज में उसकी जिंदगी का जो है एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे हमें जो मार्क करना है एनसीईआरटी में यहाँ पे, इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि ये नहीं कि आप ऐसा बोल दो कि हार्मोनल चेंज की वजह से ही रिप्रोडक्टिव फेज में बदलाव आता है। नहीं भाई, आपके आसपास का इन्वायरमेंट फैक्टर कैसा है और साथ साथ में आपका बिहेवियर भी चेंज होता है, तब पता चलता है वो कैसे रिप्रोडक्टिवली चेंज हो रहा है, ठीक है। अगला लिखा है कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, तो 3 ग्रुप्स में डिफाइन किया गया है इसको। तो 3 ग्रुप में पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट? गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट ट्रांसफर का होता है। अगला गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट का प्रोडक्शन। गैमीट ज्यादातर क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है। आपके सामने एक डायग्राम दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोगैमीट्स यानी एक जैसे दिखने में है, तो क्या है? आइसोगैमीट्स। एग्जाम्पल क्लाइडोफोरा, ठीक है। अगला है देखो फ्यूकस, इसका फ्यूकस का एग्जांपल है। फ्यूकस एक एल्गी है और ये क्या होता है? डिप्लॉइड। तो एक बड़ा साइज का है और एक मेल गैमीट छोटा है। मेल ज़्यादातर क्या होते हैं? मोटाइल्स होते हैं। जैसे एक इंसान का ह्यूमंस का दिया हुआ है फीमेल एग और ये आगे मेल स्पर्म, ठीक है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक यहाँ से इसी लाइन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन सम एल्गी द टू गैमीट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। वही अभी जो हमने डायग्राम में देखा, एक जैसे दिखते हैं तो उसको बोलते हैं होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। डिफरेंट दिखते हैं तो फिर क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमीट्स। डिफरेंट में क्या बोला जाता है? मेल वाले को बोला जाता है एंथेरोजॉइट्स या स्पर्म। एंथर से याद रहेगा मेल, ठीक है ना। एंथर जो होता है ना प्लांट के अंदर, वो मेल होता है, तो मेल से याद रहा एंथेरोजॉइट्स या स्पर्म। और फीमेल को एग या ओवम बोला जाता है, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, अगर मेल और फीमेल एक ही के साथ प्रेजेंट है, दोनों के दोनों एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अगर अलग अलग हैं तो बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। फिर उसके बाद फंजाई और प्लांट्स के कह रहे हैं कुछ वर्ड और हैं जो डिफाइन किया जाता है। होमोथैलिक का मतलब भी होता है मोनोसियस। होमोथैलिक और मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। और जो हेट्रोथैलिक और डायोसियस है, इसका भी मतलब है एक ही यूनिसेक्सुअल। इन टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और एक बताया है कि अगर फ्लावरिंग प्लांट है और उस फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ मेल है तो दैट इज कॉल्ड स्टेमिनेट, क्योंकि स्टेमन होता है मेल, तो उसी के बेस पे हमने बोल दिया। फिर उसके बाद है अगर फीमेल ही है, सिर्फ फीमेल ही है, तो हम फीमेल वाले को क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट, ठीक है। अगला यहाँ पे बात बताया गया है कि अगर दोनों के दोनों इंडिविजुअल एक ही में प्रेजेंट है, मेल फीमेल, तो मोनोसियस।
अगर सेपरेट हैं तो डायोसियस बोला जाता है। एग्जाम्पल आपको सिर्फ याद रखना है डायोसियस की, क्योंकि मोनोसियस तो बहुत सारे हैं। आपके ककरबेट यानी कि कोकोनट का, मैंगो का, जो भी आप एग्जाम्पल देखते हो ज़्यादातर क्या है, मोनोसियस यानी कि बाइसेक्सुअल वाले। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है पपाया और डेट पाम, यानी कि ये एक डायोसियस प्लांट हैं जिनका मेल और फीमेल अलग अलग होता है। याद रखने के लिए ट्रिक याद रख लो डीपी, ठीक है। डीपी एक ही होती है ना व्हाट्सएप पे, तो उसी के हिसाब से डीपी बता दिया कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, यानी या तो मेल है या तो फीमेल। अगला हम याद कर लेते हैं, यहाँ से टॉपिक पढ़ लेते हैं जो एनिमल्स के लिए बोला जा रहा है। एनिमल्स में अगर एक ही है तो मेल है या फीमेल है, यूनिसेक्सुअल, अगर दोनों हैं तो बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज़ करते हैं। देखो एग्जाम्पल में अर्थवार्म, स्पंज, टेपवार्म, लीच, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। अर्थवार्म, स्पंज, टेपवार्म, लीच, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है। सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। सेल डिवीजन क्यों होता है, या तो साइज को बड़ा करना है बॉडी को, या तो फिर गैमीट्स का प्रोडक्शन करना है। अब आगे लिखा है गैमीट के प्रोडक्शन करने के टाइम क्या होता है, मेल और फीमेल जो है गैमीट जो होते हैं उनके हैप्लॉइड्स होते हैं। हैप्लॉइड्स तभी बनाया जा सकता है जब वो कौन सी डिवीजन करते हैं, मियोटिक। लेकिन अगर प्लांट बॉडी पहले से हैप्लॉइड है, यानी उसका मेन प्लांट बॉडी, पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, तो वो गैमीट प्रोडक्शन करता है बाय माइटोटिक डिवीजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला लिखा है, जो अगली लाइन है यहाँ पे, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, अल्गी और ब्रायोफाइट्स, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती हैं इनकी। ये बात याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, ये इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड। तो इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइट्स, सिंपल सी है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सब की जो एनिमल प्लांट बॉडी है वो क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड वाले मियोसिस डिवीजन करते हैं, मियोटिक डिवीजन करके रिडक्शन डिवीजन जिसका नाम है, अपने गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा डायग्राम पे नज़र डालते हैं, ठीक है। तो डायग्राम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है अर्थवार्म। अर्थवार्म पता है आपको हर्माफ्रोडाइट है, तो देखो यहाँ पे टेस्टिस भी हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये वाला स्ट्रक्चर, और ओवेरी भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेगमेंट्स वगैरह नंबर याद नहीं रखना है। अगला यहाँ पे एक कारा है जो कि एक टेरिडोफाइट्स है, उसका एक डायग्राम बनाया है, इसको जूम किया है एक लीफ को। तो ऊपर वाला हिस्सा देखो फीमेल का है ये वाला, और ये वाला जो है मेल होता है। तो मेल आपको पता है मेल गैमीट्स छोटे होते हैं, तो वहाँ से याद रख सकते हो, छोटा सा सफेरिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन। और जो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ऊगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन। फिर नीचे एक ब्रायोफाइट्स का भी एग्जांपल दिया है, फीमेल थैलस और मेल थैलस। कैसे समझेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे दिमाग में, आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं फीमेल को, और फीमेल क्या होती है, हमेशा सज धज के रहती है। तो देखो यहाँ पे फ्लावर बड़ा सही दिख रहा है, इसमें देखो इरेगुलर डिजाइन दिख रही है तो बेकार सा है, एंथ्रीडियो4 बोल दिया जाता है, मेल थैलस, ठीक है। यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो का। तो यहाँ पे कार्पेल दिया है फीमेल पार्ट को, स्टैमेन दिया है मेल पार्ट को। ये कॉकरोच की डायग्राम है जो आप डिटेल में पढ़ोगे और या पढ़ लिया होगा 11वीं की क्लास में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, चलो। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे चांसेस बनते हैं कि भाई क्रोमोसोम का नंबर पूछा जा सकता है, आपकी एनसीईआरटी का डाटा है। तो इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए ट्रिक बनाई है। कैसे, ट्रिक क्या है, तो पहले ट्रिक याद करना सीखेंगे, फिर नंबर में कैसे लिखना है वो भी बताता हूँ। पहले मैंने ट्रिक बताई है, ये फिरंगी फ्रूट पर हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई, ओए मामा राइस एप्पल खाया करो, ठीक है, या खाओ। ऐसे फिर से बोलता हूँ, फिरंगी फ्रूट पर हाउस फ्लाई, ओए मामा राइस एप्पल खाओ। ये एक ट्रिक हो गई पहली याद करने की पहले। फिर अगले वाले में ये याद करना है, रात हो गई पढ़ो बहुत, ओपी करना है या ओपी बनना है, ठीक है, जैसा जिसको सूट करता है वो याद करे। अब इसके नंबर्स कैसे याद करने हैं, देखो भाई नंबर्स में कुछ नहीं है, 8 से स्टार्ट करना है और हर बारी 4 ऐड करते जाना है। 4 ऐड किया कितना आ जाएगा, अगला 12, फिर 16, 4 ऐड किया, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद आगे देखो क्या करना है, अब यहाँ से जंप मारना है 10 का, तो 34 हो गया, 34, फिर उसके बाद इसमें 4 और ऐड किया 38, फिर उसके बाद 4 ऐड करेंगे और 42, और फिर 46, फिर 48। अब ये 2 नंबर बहुत से भी मतलब बोलने में आ रहा है बहुत, यानी कुछ ज़्यादा ही जंप करेगा तो 380 बटरफ्लाई का है। और ओफियोग्लोसम यानी कि ओपी करना है तो भाई आपको 12 घंटे और 60 मिनट कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि भाई पढ़ना पड़ता है 1260। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फिरंगी फ्रूट का मतलब है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फिरंगी फ्रूट का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रूट फ्लाई, और हाउस फ्लाई तो खुद सामने आ रही है समझ। ओए से याद रहेगा ओनियन, मामा से याद रहेगा मेज, राइस आपको खुद समझ आ रहा है, और एप्पल से याद रहा एप्पल, खाओ से याद रहेगा कैट, ठीक है।
फिर उसके बाद है आर से रात से याद रही रैट, और हो गई से याद रहेगा ह्यूमंस, फिर पढ़ो से याद रहेगा पोटैटो, बहुत से याद रहेगा बटरफ्लाई, और ओपी से याद रहेगा ओफियोग्लेसम। तो कुछ ऐसे याद करना है आपको। आगे यहाँ पे लिखा है इस टेबल के नीचे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है मियोसाइट, जो कि गैमीट मदर सेल से, गैमीट मदर सेल दूसरा नाम है उसका, इसके थ्रू ही पूरे के पूरे गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। आगे आता है गैमीट ट्रांसफ़र। अब हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए हैं, दूसरा स्टेप आ गया गैमीट ट्रांसफर, फिर लास्ट फर्टिलाइजेशन। गैमीट ट्रांसफर मेनली जो ऑर्गेनिज्म है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट ज़्यादातर मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट क्या होता है स्टेशनरी, यानी कि वो नहीं मोटाइल होता है। तो एक्सेप्शंस कुछ है, जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी की बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन देखने को मिलेगी आपको कुछ फंजाई एल्गी में देखने को मिलती है, जिसमें दोनों ही गैमीट्स मोटाइल होते हैं भाई, फंजाई और एल्गी। तो इनको क्या लग जाते हैं, पर लग जाते हैं, फलक ऐसे याद रख सकते हो, इनको फलक लग जाता है, जिसकी वजह से ये याद रखो दोनों मोटाइल होते हैं। अगला लिखा है इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी वाटर के थ्रू अपना वो गैमीट ट्रांसफर वगैरह करवाते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपने पढ़ा भी होगा, एल्गी और ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट्स खासकर ब्रायोफाइट्स को तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। अगला आता है लार्ज नंबर। अब जो देखो जिनको गैमीट ट्रांसफर करने हैं और फीमेल तक भेजना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, लार्ज नंबर में मेल गैमीट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो फेल ना हो फीमेल तक पहुंचने में, फीमेल तक पहुंच जाएं, आराम से उसको फर्टिलाइज कर लें। इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड्स टाइम्स नंबर ऑफ द फीमेल गैमीट्स। ठीक है, अगला इस वाले पैराग्राफ से खास नहीं है ज़्यादा, हम अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ लेते हैं फर्टिलाइजेशन। मोस्ट वाइटल इवेंट जो है आपके इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यही तो है फर्टिलाइजेशन। जब गैमीट का फ्यूजन होगा तभी तो प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है, इसीलिए इसको मोस्ट वाइटल इवेंट बोला जाता है। सिनगैमी भी दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन का। तो इसके फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन टर्म दिया गया है इस प्रोसेस को, फ्यूजन को। आगे लिखा है द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, और ये इंटरचेंजेबल है, यानी इन दोनों का मतलब एक ही है, आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो हर जगह पे। अगला लिखा है बगैर फर्टिलाइजेशन के जो प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है रोटिफर्स, हनीबी, लिजार्ड और बर्ड में टर्की। ठीक है, ये याद रखना है। अगला आता है अब फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है और इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल ज़्यादातर वाटर ही मीडियम होता है और इंटरनल यानी बॉडी के अंदर। अब ऐसा कह रहे हैं आगे, ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम, वाटर में जिसमें वो कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू इन्हांस द चांस ऑफ सिंगैमी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं ना, उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट सिंक्रोनी होगा, यानी बहुत सारे गुच्छे में प्रेजेंट होंगे फीमेल वाले फ्लावर। दूसरा सेक्सेस जो है एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, गैमीट का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा ताकि वो वहाँ पे पहुँच सके इजीली। ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसलिए किया जाता है ताकि उनके चांसेस हों मैक्सिमम फर्टिलाइज करने के। अगला लिखा है कि दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस, फ्रॉग, बोनी फिशेस और फ्रॉग के अंदर ये देखने को मिलता है। अच्छा, जो ऐसा करते हैं इनका एक डिसएडवांटेज भी नीचे लिखा है कि ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांस कम होते हैं, यानी कि कुछ तो बच्चे पहले ही मर जाएंगे, कोई उनको आके प्रेडेटर खा जाएगा। अगला लिखा है इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जैसे लैंड पे रहने वाले जैसे फंजाई, हायर प्लांट्स और रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, इन सब के अंदर ज़्यादातर एक ही चीज़ होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सब के अंदर। ठीक है, तो इनके केसेस में ज़्यादातर मैक्सिमम चांस है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, ये बात लिखी है। आगे अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसमें पहला है जाइगोट का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट होगा, ये एक यूनिवर्सल इवेंट है जो हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता ही होता है, जाइगोट का प्रोडक्शन। अगला लिखा है इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फंजाई और एल्गी से जो बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किससे, जो फंजाई और एल्गी से बिलोंग करते हैं, इनके जाइगोट अपने सराउंडिंग में एक थिक वॉल बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंट होता है डेसिकेशन एंड डैमेज से, यानी कि अपने आप खुद ना फट जाए या कोई उसको डैमेज ना करे, इससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन है भाई, एल्गी और फंजाई, याद रखना है।
अगला लिखा है, जब ये कह रहे हैं कि इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ ए रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, ये एक इनका पीरियड होता है जर्मिनेशन से पहले का, उस वो अपने लेयर को बना के ना उसमें रेस्ट करते हैं, एक तरह से अपने आप को रोक लेते हैं, थोड़ी देर के बाद डेवलप करेंगे। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। कंटिन्यूटी यानी जाइगोट बताता है कि कंटिन्यूटी कैसे हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ। अगला है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या क्या वर्ड आते हैं देख लेते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होता है, जाइगोट से, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन यानी माइटोसिस करेगा, अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, एग्जैक्टली कॉपी करेगा जैसा सेल पहला है वैसे ही, और सेल डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएट करेगा अपने सेल्स को कि तुम एक ऑर्गन बन जाओ, बॉडी का पार्ट बन जाओ, वो डिफरेंशिएशन हो गया। यानी सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है ग्रुप ऑफ द सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही जो मैंने अभी समझाया था, ठीक है। अगला है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ। एनिमल्स जो है कैटेगराइज किए गए हैं दो कैटेगरी में, ओविपेरस और वीवीपेरस। ओविपेरस वो हो गए जो अंडे देते हैं और वीवीपेरस हो गए जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ही बात बताई है, द जाइगोट वही जो जाइगोट अगर डेवलप हो रहा है बाहर बॉडी से तो उसको बोल देते हैं ओविपेरस। और बाहर कैसे हो सकता है, अंडे में। तो एग की जो कवरिंग होती है वो हार्ड कवरिंग होती है, याद रखना, बर्ड और रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज फॉर्म्ड बाय कैलकेरियस सेल्स। और वो अंडे बाहर इन्वायरमेंट में देखते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे उनका इन्वायरमेंट जहाँ सेफ लग रहा हो वहाँ पे बच्चे पैदा करते हैं अपने अंडे देके, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वीवीपेरस वाले जो है वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर ही बेबी को डेवलप करते हैं, और जब एक पर्टिकुलर टाइम आ जाता है जब वो बच्चा थोड़ा सा हो जाता है डेवलप तो उसको बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों में कह रहे हैं कि ज़्यादा सेफ कौन फील करेगा, भाई सबसे ज़्यादा सेफ कौन है, जो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं वीवीपेरस के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू ओवीपेरस से। अगला एक लाइन लिखा है अब नीचे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल्स और स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। कह रहे हैं कि या तो कह रहे हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं ना गिर जाते हैं, एक साथ ही गिर जाएंगे या थोड़ा थोड़ा टाइम पे गिरते जाएंगे। कौन कौन से फिर से बता देता हूँ, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स। लेकिन कार्पेल नहीं गिरता है, कार्पेल या पिस्टल जिसका नाम है वो उसी के साथ प्रेजेंट होता है, रिमेन अटैच टू द प्लांट। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आगे क्या लिखा है इसमें, फिर आगे हम पढ़ लेते हैं। ओव्यूल से सीड बनता है और ओवेरी से फ्रूट बनता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और वो फिर अपने चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप करती है अपने सराउंडिंग में जिसका नाम है पेरिकार्प, दैट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसका मेनली पेरिकार्प का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। डायग्राम में देख लेते हैं, एस फॉर सीड है, पी फॉर पेरिकार्प है, यानी कि आउटर कवरिंग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो लास्ट टॉपिक हम अपना समरी भी कवर करते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। समरी में देखते हैं क्या है। ये समरी में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जूस्पोर्स कोनिडिया जो है मोस्ट कॉमन ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। किसमें, अगर जूस्पोर की बात करें तो एल्गी में देखने को मिलता है और फंजाई के अंदर देखने को मिलता है कोनिडिया। बडिंग एंड जेम्यूल्स का फॉर्मेशन जो है एनिमल्स के केस में, ये बडिंग और जेम्यूल का वर्ड जो है एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो भी उन तरह के एनिमल्स में जो लोअर एनिमल्स हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं, लोअर एनिमल्स, जैसे स्पंज और जैसे आपका सीलेंट्रेट वगैरह, हाइड्रा वगैरह आ गया, ठीक है। अब लास्ट लाइन है जो आपको एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। माना जाता है कि जो सीड है उस सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो है, वो एक प्रोजिनेटर होता है नेक्स्ट जनरेशन का, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को आगे बताने वाला होता है कि इसके जितने भी गुण हैं वो आगे फिर से जनरेशन में जाने वाले हैं। तो ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, यहाँ तक आपने अगर देखा है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में बताएं, ज़रूर उसका हम सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।